जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है बेटा 24 जनवरी और 24 जनवरी की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी बात, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर इस क्लास की पीडीएफ, साथ ही साथ इस क्लास से रिलेटेड क्विज की पीडीएफ, क्विज भी आपको मिल जाएगी और बहुत सारे स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टीडीएस सीडीएस के नाम से भी हमारा चैनल है, वहां पर भी सीडीएस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन के साथ बेटा। विच मूवी गेट अ रिकॉर्ड ऑफ 16 नॉमिनेशन इन एकेडमी अवार्ड हिस्ट्री। तो एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड, और ऑस्कर अवार्ड फिर से चर्चा में है, इनके बारे में काफी बातें चल रही हैं। ऑस्कर एकेडमी अवार्ड दोनों सेम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। एकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है और इस बार अभी फाइनल हुआ नहीं है, जल्दी फाइनल होगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो एकेडमी अवार्ड में रिकॉर्ड 16 नॉमिनेशन के साथ किस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले टाइटैनिक के नाम 14 नॉमिनेशन का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया है किस मूवी ने, तो मूवी का नाम है सिनर। सिनर ने 16 डिफरेंट कैटेगरीज में नॉमिनेट होकर ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिनर काफी फेमस रही मूवी है। ठीक है, वैम्पायर थ्रिलर सिनर stormed into the Oscar history on Thursday with a record of 16 nomination, positioning the Warner Brother film as a fortuner for the best picture and beating star माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, तो माइकल बी जॉर्डन की ये मूवी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो अब अगर हम थोड़ा सा आप ऑस्कर के बारे में या एकेडमी अवार्ड के बारे में बात करें तो इसको ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। कब से शुरू हुआ बेटा, ये 1929 से शुरू हुआ। ठीक है, और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और कहां से दिया जाता है, यूएसए से। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर मूवीज होती हैं वो यूएसए की ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, हॉलीवुड जिसे हम बोलते हैं। चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ बांग्लादेश टीम नॉट टू प्ले इन इंडिया, आईसीसी सेट अ डिसीजन टू रिप्लेस द टीम विद। ठीक है भाई, काफी ज्यादा बवाल चल रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं बैक एंड में। तो आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को बंद करने की, बैन करने की बात चली है, तो बीसीसीआई ने डिसीजन ले लिया कि भाई आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। अब उसके चलते बांग्लादेश ने भी एक डिसीजन लिया था कि भाई हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका जिसे को होस्ट करेगा, हम इंडिया का कोई भी वेन्यू में गेम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने डिमांड करी है, तो ये डिमांड आईसीसी ने पूरी तरह से रद्द कर दी है। बांग्लादेश ने कहा कि हमारे सारे के सारे खेल श्रीलंका में करा दीजिए, लेकिन आईसीसी ने इसको टोटली कैंसिल कर दिया, नहीं माना है। और उनका अब विचार बन रहा है कि बांग्लादेश की जगह पर हम एक नई टीम उस पूल में ले आएंगे, वो टीम बांग्लादेश की जगह सारे मैच खेलेगी। तो वो टीम कौन सी होने वाली है, तो देखो स्कॉटलैंड ही हो सकती, क्योंकि बाकी तीनों टीमें तो अपने आप ही इस पूल में है ही। तो याद रखिएगा आंसर क्या है, स्कॉटलैंड। ठीक है, क्योंकि ये टीम तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल ली, वो उसको रिप्लेस करेगी, वो टीम रिप्लेस करेगी जो वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आईसीसी ने ये डिसीजन लेकर बांग्लादेश को एक कड़ी चेतावनी दे दी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैड कंप्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, कंजक्शन ऑफ गुटखा और ऑल फूड प्रोडक्ट कंटेनिंग टोबैको एंड निकोटीन। तो भैया टोबैको और निकोटीन वाले सारे की सारी चीजों को बैन करने का डिसीजन किस राज्य ने लिया है, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गुजरात और महाराष्ट्र हो नहीं सकते, तमिलनाडु है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियरली कर दिया है कि जितने भी पान मसाले हैं, निकोटीन और टोबैको वाले कंजम्पशन वाले एलिमेंट चीजें हैं, उनको टोटली यहां पर बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, Why was the Russian oil tanker intercepted by the French authorities? अभी रिसेंटली मेडिटेरियन टी में सी के अंदर रशिया का एक जहाज जा रहा था, जिसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने रोक लिया। क्यों रोका?
इट वॉज लीकिंग ऑयल, बिल्कुल नहीं। इट वॉज अ सस्पेक्टिंग ऑफ फ्लाइंग अ फॉल्स फ्लैग, हाँ ये बिल्कुल सही है, फॉल्स फ्लैग के तहत वो आगे बढ़ रहा था, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वेपन्स नहीं था, वॉर जोन नहीं था, तो ये एक फॉल्स फ्लैग के तहत आगे बढ़ रहा था। बेसिकली ले देकर रशिया जो ऑयल कम दामों पर दूसरे देशों को बेच रहा है, वो इन्हीं सारी एक्टिविटीज की वजह से बेच रहा है, जिसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर जो यूएस की ट्रीटी हुई है उसके तहत जिन देशों ने उस ट्रीटी में ओके कहा है, तो वो रशिया के सारे इस तरह के टैंकर्स, जो ऑयल टैंकर्स हैं, उन पर नजर रख के उनको सीज करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से वेनेजुला में से जो शुरू हुआ उसकी एक कड़ी दर कड़ी आप जोड़ सकते हो उसको, है ना। सारी चीजें एक ही जगह से लिंक है कि रशिया की इकोनॉमी को रोकना, है ना। रशिया को जो वॉर कर रहा है यूक्रेन के साथ, वो वॉर तभी रुकेगी जब रशिया के पास पैसे कम होंगे। ये किसका कहना है? ये अमेरिका का कहना है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे थोड़ी सी बेबुनियाद लगती है ना। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका खुद अपनी न्यूक्लियर डील कर रखा है किसके साथ? रशिया के साथ, है ना। अब रशिया से पैसा लेता है, न्यूक्लियर डील कर रखा है, तो भाई वो भी ना करे, रशिया के साथ संबंध पूरी तरह से खत्म करे। तो काफी सारी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीज जो है, इस पर यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा निगेटिव रिप्लाई दिया है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो चीज वॉर में यूज हो रहा है इस तरह की एक्टिविटीज तो रोकिए, अदरवाइज मत रोकिए, क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी को रोकना मतलब उस देश की जनता को परेशान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, है ना। फ्रांस से इट हैज सीज एन ऑयल टैंकर इन द मेडिटेरियन सी सस्पेक्टिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ रशिया सैंक्शन बस्टिंग शैडो फ्लीट, है ना। French President Emmanuel Macron said that the tanker named Grinch was subject to the international sanction and suspected of flying a false flag. तो इस तरह का शिप था जिसको उन्होंने जब्त कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which Indian cricketer completed its 10 year in international cricket? भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में किस क्रिकेटर ने अपने 10 साल पूरे कर लिए? तो जसप्रीत बुमराह, एम एस धोनी, कपिल देव, राहुल द्रविड़, ये सब तो बहुत पुराने हो गए। आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। 2016 में जसप्रीत बुमराह ने अपना डेब्यू किया था और आज 2026 में उनके 10 साल पूरे हो गए। तब वो एक नए बॉलर थे, आज दुनिया के टॉप बॉलर में उनकी गिनती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियन पेसर जो जसप्रीत बुमराह है, उन्होंने 23 जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था। ठीक है, जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो इनका एक फैंटेबुलस कैरियर रहा है ना। और इससे अगर हम बात करें, 93 बॉर्न है, 6 दिसंबर। ठीक है, ओडीआई में 23 तारीख को और टेस्ट में 5 जनवरी 2018 में इन्होंने डेब्यू किया और टी20 में भी 26 जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया। ठीक है, टोटल अभी तक इन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले जिसमें 234 विकेट लिए, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओडीआई में 149 विकेट 89 मैचेस में लिए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इनका बड़ा फंटेबुलस कैरियर रहा है अभी तक, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर फॉर इंडिया जसप्रीत बुमराह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। पराक्रम दिवस जो है, जो हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो 23 जनवरी 1897 में कटक बंगाल में पैदा हुए थे और 18 अगस्त 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी याद में हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। बड़ा पराक्रमी थे, इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, इंडिया के बाहर जाके इंडिया को मजबूत किया था, फौज बना के बाहर से इंडिया को बहुत सपोर्ट दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, 24 जनवरी है। तो हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। ठीक है, तो भाई नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस साल से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 2008 से। अब मुझे ये बताइए, वो कौन सा मंत्रालय है जिसने इसकी शुरुआत कराई थी? ठीक है, मुझे कमेंट में सब लोग बताइएगा किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। याद रखिएगा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2008 से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हर साल हम 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलो तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है। बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, जो नहीं किया उनको मैं आंसर बता दे रहा हूँ।
चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ECOR ईस्टर्न कोस्टल रेलवे ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट अपने रेलवे स्टेशन पे शुरू करा है, इस जोन में शुरू हुआ है। तो इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका काम तो सर्विलांस करना है ना, चीजें देखना है, सारी चीजें मैनेज है, पब्लिक सेफ्टी से लेकर पब्लिक को सपोर्ट करने की सारी काम ये रोबोट करेगा। तो ECOR ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे की अगर हम बात करते हैं, ECOR की बेटा बात करते हैं, तो ECOR इंडिया के एक महत्वपूर्ण रेलवे जोन के अंदर आता है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रेलवे जोन के अंदर आता है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बेटा? भुवनेश्वर पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया में इस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर क्या है? भुवनेश्वर है ना, कोस्टल एरिया पड़ता है। और रोबोट जो इन्होंने लॉन्च किया है पब्लिक सपोर्ट के लिए वो ASC अर्जुन के नाम से मशहूर है। ठीक है, अर्जुन, ASC अर्जुन, याद रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह का रोबोट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बनाया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट एट विशाखापट्टनम, कहां पर लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम पे, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, जो ईस्टर्न कोस्टल रेलवे के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है, याद रखिएगा, है ना। अब देखो, हैज इंट्रोड्यूस एन ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन at Visakhapatnam railway station according to the national transporter. This is the first of its kind initiative in by Indian Railway. तो ये इंडियन रेलवे की शुरुआत की गई एक इनिशिएटिव है। इस रोबोट अपने आप में पहला रोबोट है जो ईस्टर्न कोस्टल रेलवे को सपोर्ट किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस पे काफी चर्चा कर रहा है, इस पे डिबेट्स, इससे आपके लेक्चरेट, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी NEP एंड सेट टू रिप्लेस द ओल्ड वन विच वॉज नोटिफाइड इन। तो भैया भारत एक नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी लाने की शुरुआत करने जा रहा है। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो पुरानी वाली है वो कब आई थी? है ना, तो वो आई थी 2005 में, लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। तो इसमें नए चेंज करेगा, न्यू बिल्स लाएगा। तो इसका ड्राफ्ट संसद में आने वाला है इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना, ने इसको रिलीज करने का अनाउंसमेंट दे दिया है। NEP 2026 विकसित भारत 2047 के तहत ये पॉलिसी लाई जाएगी। याद रखिएगा, इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देखो पहली चीज तो अभी पिछले सेशन में, विंटर सेशन में शांति एक्ट आया था, है ना, न्यूक्लियर पावर्स के लिए। न्यूक्लियर पावर में प्राइवेट कंपनियां भी अब इन्वेस्ट कर सकती है ना। इस तो वो यहाँ पे एक टूल बन गया, है ना। पहला स्टैटिक शिफ्ट ऑफ एनर्जी टुवर्ड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर की तरफ हमें मूव करना है। न्यूक्लियर एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है देश के डेवलपमेंट के लिए। और 8 गीगावाट से 100 गीगावाट तक का टारगेट है 2047 तक। पहली चीज इसे ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज पोजिशन एज अ लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट फॉर कोल एंड एनहांस द एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी हमेशा हमारे लिए एक मुद्दा रहा है, तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हमने ढूंढ लिया है, न्यूक्लियर एनर्जी। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हमने कर दी है शांति एक्ट के तहत, है ना, जो अभी लास्ट टाइम पे आया था, मैंने आपको बताया था, है ना। उसके तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऑल ओवर इंडिया इस बनाए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल सके, है ना, इंडस्ट्रीज की जो मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। टैरिफ एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म लाए जाएंगे। प्रपोजल टू इंडेक्स लिंक ऑटोनोमिक ट्रैफिक रिवीजन प्रिवेंट रेवेन्यू गैप, है ना। तो भैया एक टैरिफ और फाइनेंशियल रिफॉर्म को यहाँ पे लाया जाएगा ताकि जो भी कॉस्टिंग हो एकदम परफेक्ट रहे, इसमें बहुत ज्यादा गैप्स ना हो। ठीक है, और रिन्यूएबल और ग्रिड स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। एम्बिशंस डिमांड टारगेट, है ना, ऐसे टारगेट रखे जाएंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। फॉर एग्जांपल 2030 तक 1200 किलोवाट पर आवर का टारगेट और 2047 तक 4000। अच्छा, तो ये 4000 है, ये 2000 होगा, है ना। 2000 किलोवाट आवर का टारगेट और 2047 तक 4000 किलोवाट आवर का टारगेट रखा जाएगा, इसे ध्यान रखिए। तो ये प्रपोजल्स हैं, है ना।
पेपर में पूरा आर्टिकल्स था, उस आर्टिकल का मैंने एक सार निकाल के आपको दिया है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What milestone did Novak Djokovic achieve at the Australian Open 2026? तो बेटा पहले तो हम बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम्स, है ना। पहली चीज क्या है, ग्रैंड स्लैम, है ना। याद रखिएगा ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 4। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा ग्रैंड स्लैम बेटा फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, ठीक है, और चौथा और आखिरी होता है यूएस ओपन। तो इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। अब इस साल का जो पहला ओपन है वो चल रहा है, जल्दी इसका विनर आ जाएगा। अब जोकोविच जो रहे हैं अपने टाइम के नंबर 1 रह चुके हैं, है ना। और जोकोविच ने अभी तक अपने कैरियर में 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 25वें की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो भाई अभी रिसेंटली अभी उन्होंने जीता तो है नहीं। व्हाट माइलस्टोन डिड नोवाक जोकोविच अचीव एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो चल रहा है इसमें क्या माइलस्टोन हुआ, तो ये तो अभी अचीव हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर 100 नंबर की ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत इनको मिल गई है। यूएस ओपन में 100 बार जीत चुके हैं, टाइट, है ना। जीत मतलब राउंड में जीतते हुए आगे बढ़ना, टाइटल नहीं जीतना, है ना। जैसे नॉकआउट राउंड होता है तो आपने क्वार्टर फाइनल पे, सेमीफाइनल पे, फाइनल होते हुए सारे राउंड जीतते हुए चले गए। तो इस तरह से जो इनकी जीत है ये इस बार 100वीं जीत इन्होंने क्रॉस कर ली ओवरऑल, है ना। ये वाला सब है ही है, ये राफेल नडाल वाला तो गलत ही है। अगर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते हैं तो ये इनका 25 नंबर का ग्रैंड स्लैम होगा, जो कि अभी डिसाइडेड नहीं है। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास 2 और बड़े प्लेयर हैं, कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर्स, है ना। तो इसके ऊपर हमें नजर रखे हुए हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट आपको ये याद रखना है ग्रैंड स्लैम हमारे पास कितने बेटा, हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और तीसरा होता है यूएस। विंबलडन कहाँ होता है, ये इंग्लैंड में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। घास पर होता है ना। रेड क्ले पर होता है फ्रेंच ओपन, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों चेक पर होते हैं, ठीक। चलो अभी आई थिंक कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस अभी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर 100 बार ये मैच जीतने की रिकॉर्ड बना लिया है। तो जोकोविच अपने टाइम के नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं, काफी एज होती जा रही है, 38 ईयर्स में भी ये खेल रहे हैं। और अगर ये टाइटल जीतते हैं तो इसके साथ ही इनकी विदाई होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे आज के बेटा टॉप 10 क्वेश्चंस की बात। आई होप कि आपको क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए डेली की करंट अफेयर्स में। तो आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।